अस्सलाम वालेकुम। मैंने ना यहाँ पर कुछ टॉपिक्स लिखे थे जिनमें से टॉस के हिसाब से ना हमें इन सब में एमसीक्यू आने, ये मतलब एक पूरा पोर्शन है एमसीक्यू आने है। तो इनमें अगर हम देखें तो सोमैटोफॉर्म मैंने आपको करवा दिया, डिटेल में इसकी वीडियोज़ हैं, ठीक है, आप वो देख लें। डिसोसिएशन और कन्वर्जन मैंने आपको लास्ट वीडियो में जल्दी बता दिया था, बट आई होप से आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद जो है वो साइकेट्रिक एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल डिजीज़, ये हम अब डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक डिजीज़, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर में दो चीज़ आती हैं, डिलीरियम और डिमेंशिया, ये दोनों ही हमने डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी, ठीक है। मेरे ख्याल से डिमेंशिया का मैनेजमेंट मैंने नहीं बताया था, तो वो फिर मैं आपको बता दूंगी अब। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ आ जाती है जी साइकेट्री एंड मेंटल कैपेसिटी एक्ट। मेंटल कैपेसिटी एक्ट को अब हमने डिस्कस करना है और दूसरा हमने साइकेट्रिक एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल डिजीज़ को डिस्कस करना है, तो तकरीबन हमारा ये वाला पोर्शन फिर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, फिर साइकेट्रिक एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल डिजीज़, इसको पहले समझने की कोशिश करें। ये चीज़ क्या है? ये चीज़ ये है कि जब कोई पेशेंट है, उसको कोई फिजिकल डिजीज़ है, वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया है, अब कितने चांसेस है कि उसको इसके साथ कोई साइकेट्रिक डिजीज़ भी हो सकती है, ठीक है। पेशेंट वो फिजिकल डिजीज़ का, उसको एंडोक्राइनोलॉजी का कोई मसला है, या उसका कोई ऑपरेट हो रहा है, या उसको लेट्स सपोज एपिलेप्सी है, कुछ भी ऐसा मर्ज है, लेकिन अब वो हॉस्पिटलाइज्ड है, तो अब कितने चांसेस है कि उसको कोई साइकेट्री हो जाए इलनेस। अगर आप लोगों को याद हो, जब हमने डिलीरियम पढ़ा था तो उसमें भी हमने कहा था कि जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट होते हैं उनमें डिलीरियम के चांसेस ज़्यादा हैं। इसी तरह से हम ये भी देखते हैं कि जो डिप्रेशन है, उसकी जब हम मेटोलॉजी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें कितनी ज़्यादा मैंने डिजीज़ बताई थी कि इनकी वजह से इनके साथ साथ डिप्रेशन हो सकता है, फिजिकल डिजीज़ का और साइकेट्रिक एस्पेक्ट का। अब वो यहाँ पे बता रहा है कि जो लोग होते हैं ना, जिनको फिजिकल डिजीज़ होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हो जाए बनिस्बत उन लोगों के जो ठीक होते हैं। मतलब एक इंसान बिल्कुल ठीक है, उसको कम चांस है कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो जाए, लेकिन दूसरा जो फिजिकली या हॉस्पिटलाइज्ड है या घर में भी है, उसका इलाज चल रहा है, वो कुछ ड्रग्स वगैरह ले रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है उसको कोई साइकेट्रिक डिजीज़ हो जाए। अब चार इसमें जो है ना वो कंडीशन हो सकती हैं, चार तरह का। एक तो ये कंडीशन हो सकती है कि कोई साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस था, ठीक है, उसने क्या कर दिया, उसने कोई फिजिकल डिजीज़ कॉज कर दी। मतलब पेशेंट जो था वो साइकोलॉजिकल उसको कोई मसला था और फिर उसको फिजिकल डिजीज़ हो गई। ये कैसे होता है? ये होता है कि डिप्रेशन का जो पेशेंट हो ना, उसमें कार्डियक रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उसको कार्डियक डिजीज़ हो जाएगी। अगर एनोरेक्सिया, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने ईटिंग डिसऑर्डर कराए थे, बुलिमिया और एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो जो एनोरेक्सिया नर्वोसा का पेशेंट है उसको हाइपोकिलीमिया हो जाता था, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा वोमिटिंग वगैरह और वो जो इलेक्ट्रोलाइट का इंबैलेंस है, विटामिन की डेफिशिएंसी, क्योंकि वो डाइट ही सही नहीं लेता, तो फिर हाइपोकिलीमिया का चांस बढ़ जाता है। तो ये आपने याद रखना कि कुछ बाजुकात ये होता है कि साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस की वजह से फिजिकल डिजीज़ हो जाए। सेकेंड, आप मुझे खुद बताएं क्या हो सकता है? सेकेंड ये हो सकता है कि फिजिकल डिजीज़ की वजह से कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, जैसे यहाँ पर डिटेल में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये हो सकता है कि मेंटल और फिजिकल सिम्टम्स दोनों एक साथ हो गए हैं किसी कॉमन डिजीज़ की वजह से। मतलब पहले तो ये था ना कि एक ने दूसरा करवा दिया, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस ने फिजिकल डिजीज़ करा दी, या फिजिकल डिजीज़ ने साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस करा दिया। तीसरे में ये है कि दोनों एक साथ ही हो गए हैं एक ही डिजीज़ की वजह से। जैसे पार्किंसन डिजीज़ है, अब उस पेशेंट को साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी आएंगे, उसको फिजिकल सिम्टम्स भी आएंगे, ट्रेमर्स वगैरह। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ फोर्थ पॉइंट ये होता है कि फिजिकल और मेंटल सिम्टम एक डिजीज़ की वजह से नहीं हुए, डिफरेंट वजह से हुए हैं, लेकिन एक साथ हो गए हैं, कोमॉर्बिड है। तो ये चार आपने याद रखनी है कंडीशंस। अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी कंडीशन है, किस तरह से ये आपस में लिंक करती हैं फिजिकल और साइकेट्रिक डिस्ट्रेस, तो आपने चार तरह से बता देना है कि इन चार तरीकों से आपस में लिंक कर सकती हैं फिजिकल डिजीज़ और साइकेट्रिक इलनेस। पर जो बहुत इंपॉर्टेंट हम पॉइंट पढ़ने लगे हैं कि कौन कौन से वो फिजिकल डिजीज़ हैं जो साइकेट्रिक इलनेस करा देती हैं। यही हमारा टॉपिक था ना कि कौन कौन सी वो फिजिकल डिजीज़ है जो साइकेट्रिक इलनेस करा देती है। तो अगर हाइपोथायरॉइडिज्म है, कुशिंग सिंड्रोम है, या स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट चल रहा है, या ब्रेन में कोई ट्यूमर है, मतलब मेनली एंडो से रिलेटेड या ब्रेन में कोई ट्यूमर है, तो वो डिप्रेशन कॉज करा देता है। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पर था हाइपोथायरॉइडिज्म, यहाँ पर है थायरोटॉक्सिकोसिस, यानी थायराइड का लेवल बढ़ गया है, एंजाइटी कॉज हो सकती है, क्योंकि आपको पता है ना थायराइड हार्मोन मेटाबॉलिज्म को वो तेज कर देता है। या ग्लूकोज का लेवल कम है, हाइपोग्लाइसीमिया, तब भी एंजाइटी हो सकती है। या फ्यू क्रोमोसाइटोमा है, इसी चाल वो दूसरा कैटेकोलामिन का लेवल बहुत बढ़ गया है, तब भी एंजाइटी हो सकती है। और अल्कोहल विदड्रॉल में भी एंजाइटी होती है। तो ये वो कंडीशन है जो एंजाइटी कॉज करा देती हैं, ये वो कंडीशन है जो डिप्रेशन करा देती हैं। अब अगर ब्रेन में कोई ट्यूमर है या हाइपोथायरॉइडिज्म है तो मेमोरी प्रॉब्लम्स भी करा देता है, ठीक है। और अगर यहाँ पर बता रहा है कि कोई एक्यूट ड्रग इंटॉक्सिकेशन या डिमेंशिया, ब्रेन में कोई ट्यूमर है, तो वो ऑल्टर्ड बिहेवियर, ठीक है। ये आपने 4 से 5 डिजीज बता देनी है कि इस तरह से फिजिकल डिजीज जो है वो कोई साइकेट्रिक इलनेस कॉज कराती हैं। सही हो गया। अच्छा, उसके बाद ये नहीं होता, अब हर हाइपोथायरॉइडिज्म के तो बहुत सारे पेशेंट हैं, होते हैं ना पेशेंट, अब उन सबको तो डिप्रेशन नहीं हो जाता, ठीक है। तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बढ़ा देते हैं चांसेस को कि अगर फिजिकल डिजीज़ है तो साइकेट्रिक इलनेस हो जाए? कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इस चीज़ को बढ़ा देते हैं, प्रेसिपिटेट कर देते हैं?
रिलेटेड फैक्टर हैं, कुछ हॉस्पिटल सेटिंग से रिलेटेड फैक्टर हैं, कुछ फिजिकल कंडीशंस और कुछ ट्रीटमेंट रिलेटेड भी। पेशेंट रिलेटेड क्या है, पेशेंट को पहले से ही कोई साइकेट्रिक हिस्ट्री थी, चाहे थोड़ा बहुत ही था लेकिन पहले से ही कुछ साइकेट्रिक हिस्ट्री, तो अब चांसेस हैं कि अगर उसको कोई फिजिकल डिजीज है तो उसको दोबारा से साइकेट्रिक कोई इलनेस हो जाए। पेशेंट का सोशल स्ट्रेस, अगर सोशली वो स्ट्रेस में है, उसको अनएम्प्लॉयमेंट है या डाइवोर्स्ड है, इस तरह का कोई केस है, तब भी बहुत चांसेस हैं कि अगर वो चाहे हाइपोथायरॉइडिज्म का पेशेंट है तो उसको डिप्रेशन हो जाए क्योंकि वो सोशली स्ट्रेस में है। होमलेसनेस, ठीक है, ये तो मेजर काज है ना। उसके बाद अल्कोहल का मिसयूज अगर वो कर रहा है, तब ये सारे हो गए पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। अब हॉस्पिटल सेटिंग रिलेटेड, यानी अगर वो इमरजेंसी में है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो साइकेट्रिक इलनेस, स्पेशली उसको दूसरा वो डिलीरियम या डिप्रेशन हो जाए। अगर वो न्यूरोलॉजी वार्ड में, ऑनकोलॉजी की वार्ड में, आईसीयू में या रीनल डायलिसिस यूनिट में है, तो ये सारी हॉस्पिटल सेटिंग है जो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिजिकल कंडीशंस, पेशेंट की कंडीशन ऐसी है, पेशेंट क्रोनिक पेन में है, उसको बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत देर से ये पेन चलती आ रही है, क्रोनिक इल हेल्थ है, बहुत देर से उसकी जो हेल्थ है वो ख़राब है, लाइफ थ्रेटनिंग, ऐसी कोई उसको बीमारी है जो जानलेवा है जिससे उसकी जान जा सकती है, या कोई डिसेबलिंग कंडीशन है जैसे फिजिकली डिसेबल हो गया है वो, या ब्रेन की कोई डिजीज़ है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको साथ कोई साइकेट्रिक इलनेस हो रहा है। उसके बाद ट्रीटमेंट, अच्छा कुछ ट्रीटमेंट्स भी ऐसे होते हैं कि वो फिजिकल इलनेस के ट्रीटमेंट होते हैं लेकिन वो साइकेट्रिक इलनेस काज करा देते हैं, जिस तरह से डोपामिन एगोनिस्ट, हम डोपामिन एगोनिस्ट देते हैं तो डोपामिन एगोनिस्ट से क्या होगा, डोपामिन की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, जिससे हमने देखा था स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है, ठीक है, ड्रग इंड्यूस्ड स्किज़ोफ्रेनिया पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने, तो वो हो सकता है। ये हमारे पास हो गए जी फैक्टर्स जो स्पेसिफिकेट कराते हैं। अच्छा, अब देखते हैं मैनेजमेंट, अगर हमारे पास हो गई है कोई साइकेट्रिक इलनेस तो उसको मैनेज कैसे करना है। अच्छा, वैसे तो साइकेट्रिक इलनेस अगर हो गई है तो उसको वैसे ही मैनेज करना है जैसे हम नॉर्मली साइकेट्रिक इलनेस को करते हैं कि उसको कुछ ड्रग्स देंगे, उसको जो है वो थेरेपीज उसकी करेंगे, उसको जो है वो सोशली फैमिली वगैरह को गाइड करेंगे, सारा कुछ करेंगे। कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है, लेकिन एक चीज़ का ये ख्याल रखना है कि फिजिकल जो डिजीज़ है ना उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। बेसिकली अगर उसको फिजिकल डिजीज़ की वजह से साइकेट्रिक इलनेस हुई है तो जो फिजिकल डिजीज़ पहले थी उसका ट्रीटमेंट चल रहा होगा, उसकी वो मेडिसिन वगैरह खा रहा होगा, तो सबसे पहले आपने उस मेडिसिन को रिव्यू करना है, अपनी मेडिसिन को देखना है कि क्या इन मेडिसिन को हम कम कर सकते हैं, क्या इनको मिनिमम लेवल तक हम ला सकते हैं ताकि अगर इन ड्रग्स की वजह से कोई मसला हुआ है तो वो ठीक हो जाए, ठीक है। सबसे पहले आपने उस ट्रीटमेंट को रिव्यू करना है जो फिजिकल डिजीज़ का चल रहा था। सेकंड चीज़ आपने देखनी है कि कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ ऐसी फिजिकल कॉज होते हैं जो फार्माकोकाइनेटिक को अफेक्ट करते हैं। आई डोंट थिंक सो कि मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, फार्मा में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर रीनल प्रॉब्लम आ रहा है तो बहुत सारी ड्रग्स की डोज कम करनी चाहिए, अगर हिपैटिक इंजरी होगी तो बहुत सारी ड्रग की डोज कम करनी चाहिए जैसे एसिटामाइनोफेन वगैरह। तो वो चीज़ यहाँ पर है कि आपने ये भी देख लेना कि कोई ऐसा डिसऑर्डर तो नहीं है जिसकी वजह से फार्माकोकाइनेटिक डैमेज हो रही है ड्रग्स की। तीसरी चीज़, ड्रग इंट्रैक्शंस तो नहीं बन रही। अब आपने उसको फिजिकल इंजरी के लिए ड्रग्स दी हुई थी, फिजिकल डिजीज़ के लिए, अब आप उसको साइकेट्रिक इलनेस के लिए भी देने लगे हो, तो कोई ड्रग की इंट्रैक्शन ना हो रही। जैसे अगर वो आपके पास आया था पेशेंट, किसी ऑर्थराइटिस का वो पेशेंट था, तो आप उसको एनसिड्स दे रहे थे, अब वो साथ अगर लिथियम दे दोगे तो लिथियम और एनसिड्स का इंट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर वुमेन प्रेग्नेंट है तो उस केस में भी आपने अवॉइड करना है कुछ ड्रग्स को, जैसे वैल्प्रोइक एसिड आप उसको नहीं दे सकते। तो इसीलिए आप ये नहीं कि पेशेंट आपके पास बाइपोलर डिजीज़ के वुमेन आ गया तो फ़ौरन उसको उठा के वैल्प्रोइक एसिड दे दो। आप पहले उसकी फिजिकल कंडीशन देखो कि उसको कोई फिजिकल डिजीज़ नहीं है, कोई प्रेगनेंसी वगैरह तो नहीं है। उसके बाद अगर कोई फिजिकल ट्रीटमेंट चल रहा था उसका, जैसे वो स्टीरॉइड्स ले रहा था, तो उसकी वजह से भी उसको इलनेस हो सकती है। अगेन वही चीज़ मैं आपको बताती हूँ, आपने सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट देखना है, फिजिकल कौन सा चल रहा था उसको रिव्यू करना है। आपने देखना है कि कोई ऐसी ड्रग्स तो वो नहीं ले रहा जो फार्माकोकाइनेटिक उसकी कोई ऐसी डिजीज़ तो नहीं है उसको जिसकी वजह से उसकी ड्रग्स की फार्माकोकाइनेटिक को मसला बन रहा है। तीसरी चीज़, कोई ड्रग इंट्रैक्शंस तो नहीं हो रही। और चौथी चीज़ कि उसका जो ट्रीटमेंट चल रहा है उस ट्रीटमेंट की वजह से तो ये साइकेट्रिक इलनेस नहीं हुई, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 से 5 चीज़ें। हाँ, एक प्रेगनेंसी वाला पॉइंट भी ऐड कर लें तो ये हो गया जी मैनेजमेंट। बहुत ज़्यादा तेज स्पीड से चल रही हूँ मैं। अच्छा, या क्या है मेंटल कैपेसिटी? बड़ी आसान चीज़ है। मेंटल कैपेसिटी नाम से जाहिर है कि ये ब्रेन की कैपेसिटी होती है डिसीजन लेने की, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। तो मेंटल कैपेसिटी इज एबिलिटी टू मेक डिसीजन अबाउट ऑल एस्पेक्ट, अपनी ज़िंदगी के सारे डिसीजन। अब हम कितने डिसीजन लेते हैं, हमने कहाँ जाना है, हमने कुछ स्कूल में पढ़ना है, किस कॉलेज में पढ़ना है, हमारा प्रोफेशन क्या होना चाहिए, प्रोफेशन ऑप्ट करना है, ठीक है। हमने इस शादी पर जाना है, हमने इस शादी पर नहीं जाना, हमने आज खाना खाना है, हमने खाना नहीं खाना, और हमने इस डॉक्टर के पास जाना है, इस डॉक्टर के पास। बहुत सारे डिसीजन होते हैं जो हम डेली लाइफ में लेते हैं। तो हम कैसे लेते हैं, हमारी मेंटल कैपेसिटी है ना, हम लेते हैं। अब डॉक्टर्स जब पेशेंट को ट्रीट करने लगे हैं ना, पेशेंट से वो कोई कंसेंट वगैरह ले रहे हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर्स को चाहिए कि वो असेस कर लें कि पेशेंट की मेंटल कैपेसिटी ठीक है, पेशेंट जो है वो इम्पेयर्ड कैपेसिटी तो नहीं है, ठीक है। अब डॉक्टर कैसे चेक करेगा?
सबसे पहले तो डॉक्टर देखिए कि अगर उसको डिस्टर्बेंस माइंड की नज़र आ रही है, कोई इंपेयरमेंट नज़र आ रही है, पेशेंट से बात करते हुए, पेशेंट से हिस्ट्री लेते हुए उसको लगा, महसूस हुआ कि कोई डिस्टर्बेंस है, कोई इंपेयरमेंट है, सबसे पहले तो वो उसको फील करे। उसके बाद वो ये चीज़ें देखिए, अगर इनमें से कोई एक भी फैक्टर मौजूद है तो इसका मतलब है कि पेशेंट की कैपेसिटी, मेंटल कैपेसिटी नहीं है। सबसे पहले अगर पेशेंट इज़ अनएबल टू अंडरस्टैंड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, आप उसको डिजीज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने लगे हो, आप इन्फॉर्मेशनल केयर देने लगे हो, लेकिन आपको ये महसूस हो रहा है कि पेशेंट तो इन्फॉर्मेशन अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा, ठीक है, वो समझ नहीं रहा, आप जो उसे बता रहे हो वो समझ नहीं रहा, तो इसका मतलब है आपको फ़ौरन से पता चलना चाहिए कि इसकी मेंटल कैपेसिटी नहीं है। दूसरी चीज़, अगर वो इन्फॉर्मेशन सुन तो रहा है, शायद समझ भी रहा हो, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को रिटेन नहीं कर पा रहा, उसको भूल रही है, फ़ौरन से रिटेन नहीं कर पा रहा। तीसरी चीज़, अगर वो इन्फॉर्मेशन को चले रिटेन भी कर रहा है, उसको 2 दिन तक याद रही हैं वो बातें आपकी, लेकिन उन बातों को यूज़ नहीं कर पाया, वे नहीं कर पाया, उसे उन बातों की क्या हुआ है, आप समझ लें कि उस पर सोच समझ नहीं सका, सोच विचार नहीं कर सका कि क्या ये बातें ठीक है, क्या मुझे इस ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए या क्या मुझे दूसरे ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए, ऑल्टरनेटिव की तरफ। चौथी और लास्ट जो यहाँ पर चीज़ है, वो अपना जो उसने डिसीजन लिया उसको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो इनएबिलिटी हो जाए अगर अंडरस्टैंड करने में, रिटेन करने में, वे करने में या कम्युनिकेट करने में, तो इसका मतलब है उसकी कैपेसिटी नहीं है। और जब हमें पता चल जाए कि उसमें कैपेसिटी नहीं है तो हमने क्या करना है, ये बेस्ट होता है पेशेंट के लिए कि डॉक्टर अब खुद ले उसका जो है वो क्या कहते हैं, खुद ट्रीटमेंट चूज़ करे उसके लिए, ठीक है, लीस्ट रिस्ट्रक्टिव जो भी मैनेजमेंट है वो चूज़ करे। और हाँ, एक चीज़ है कि उसके जो क्लोज रिलेटिव्स वगैरह हैं उनसे फिर वो कंसल्ट कर ले डॉक्टर, ठीक है, लेकिन ये चीज़ देखनी है कि मेंटल कैपेसिटी है या नहीं है। अच्छा जी, आगे अगर देखिए तो मैंने पिछले सेक्शन में आपको दिखाया था कि हमारे मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कवर हो गए थे, मुझे नहीं लगता कुछ बचा है। और अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने आपको ना टोस के हिसाब से 2 सेक्शन करा दिए। एक मैंने आपको वो सेक्शन करा दिया जिसमें हमारे पास एंजाइटी उसमें था, डिप्रेशन था, मेनिया बाइपोलर वाला था और स्किज़ोफ्रेनिया वाला था, ये 3 थे, तो ये मैंने आपको करा दिया। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा हमारे पास वो था जो सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर थे और जो मैंने आपको पीछे दिखाया वो वाला सारा करा दिया। अब अगर इसको हम देखें तो इसमें हमारे पास ओसीडी आता है, एंजाइटी, सुसाइड, अल्कोहल मिसयूज, ड्रग डिपेंडेंस, स्लीप, ईटिंग, पर्सनैलिटी और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आते हैं। ओसीडी की जो है वो मैंने आपको करा दिया, बहुत आसान है। एंजाइटी के लिए मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं ऑलरेडी, वो आप लोगों ने देखनी है। सुसाइड की वीडियो अपलोड हो जाएगी, आई थिंक सो इस वीडियो से पहले ही वो अपलोड हो जाएगी सुसाइड की भी। अल्कोहल मिसयूज़ मैंने अब आपको कराना है। ये जो स्लीप डिसऑर्डर है इसकी वीडियो भी मुझे लगता है नहीं बनी, चलें ये मैंने अब आपको कराना है। स्लीप डिसऑर्डर कराना है, अल्कोहल मिसयूज़ कराना है, ईटिंग डिसऑर्डर्स मैंने वीडियो बना दी है, वो देख लें, और पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स कराने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें अब हमने डिस्कस करनी है और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, तो इंशाल्लाह फिर हमारा जो है वो बहुत कम सिलेबस रह जाएगा।